हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि। ये जो वीडियो है ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है इसके तरीके को मैं सिखाने जा रहा हूँ। और जो क्लोज टेस्ट मैंने लिया है इस क्लोज टेस्ट में 10 ब्लैंक्स हैं और इन्हीं ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। जो क्लोज टेस्ट है 21 एग्जाम में आया हुआ है, CPO SI Tier 2 2019, इसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वास्तव में अगर आप क्लोज टेस्ट, पैसेजेस और पीकी वारिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सेंटेंसेस पढ़ करके समझ में आना चाहिए। अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ड की मीनिंग आपको तोड़ तोड़ के बताऊं, सेंटेंसेस को कैसे जोड़ना है ये भी आपको समझाऊं और प्रैक्टिस करते रहेंगे। कम से कम ऐसी 25-30 वीडियोस जब आप देख लेंगे देन ओनली यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस। अगर आपको कुछ नहीं आता है तब इतने वीडियोस के बाद, अगर आप पहले से अच्छे हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो बच्चे अपने आप को इंग्लिश में वीक समझ रहे हैं, इंग्लिश में स्पेशली क्लोज टेस्ट, पैसेजेस और पीकी वारिस यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन जिनसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आपका समय मैं नहीं वेस्ट करूँगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये रहा क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट आप देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और देख लीजिए एक बार, फिर से देख लें आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के। अब मैं इससे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं इनको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। आप में से बहुतों को इनकी मीनिंग्स पता होगी, पता है तो अच्छी बात है, आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए है क्या। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो इन स्पाइट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा है वो है क्या। ये इन स्पाइट ऑफ बिल्कुल हिंदी से मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो सीख जाएंगे आप। ये एक प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद हम कब यूज करेंगे? जब हमें कॉन्ट्रास्ट बताना हो। कॉन्ट्रास्ट समझते हैं आप? विरोधाभास। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो कॉन्ट्रास्ट, हिंदी तो आपने बोला के बावजूद, लेकिन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या ये समझ है? के बावजूद भी समझ में आ जाएगा। कठिन परिश्रम करना, अच्छे नंबर न मिलना। जाहिर सी बात है कि दोनों अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। कठिन परिश्रम अगर कोई करेगा तो नंबर तो उसे अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन अगर किसी को अच्छे नंबर नहीं मिले, एक में अच्छा हुआ तो दूसरे में उसका खराब हो गया, मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना होकर उसका उल्टा हो गया, तो वहाँ पे हम इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन भी इसके लिए है, वो आपका ऑल्दो दो है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ प्रेपोजिशन के केस में क्या है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स। ऑनर्स मतलब रिस्पेक्ट होता है, मतलब कि सारा का सारा जो भी सम्मान, रिस्पेक्ट होता है ये, जो भी सम्मान है उस सारे के सारे सम्मान के बावजूद भी, क्या लिखा? सम्मान। ये दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑनर्स के लिए लगा है और ये प्लूरल है, एंटीसीडेंट, इसीलिए वर लगाया गया। ये हीप्ड अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कोई प्रेज या फिर कोई क्रिटिसिज्म किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में देना। जैसे लिख देता हूँ मैं हीप अपॉन, कहाँ लिखूँ? अगले पेज पे लिख देता हूँ इसे मैंने यहाँ पे लिखा हीप अपॉन, वही था ना, एक बार देख लें आप लोग। ये हीप अपॉन यहाँ से लिख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है ना? हीप अपॉन, वो पास्ट में लिखा हुआ है, पैसे में लिखा गया है वहाँ पे। हीप अपॉन, हीप अपॉन का मतलब क्या होता है? टू गिव somebody a lot of praise, criticism, etc. मतलब किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देना या फिर उसे क्रिटिसाइज करना, इसे कहा गया हीप अपॉन। अब जरा आप पीछे आइए, ये दिया हुआ है वर के साथ थर्ड फॉर्म में। ये एक फ्रेजल वर्ब हीप अपॉन, वर के साथ ये हीप का जो थर्ड फॉर्म आया है ये बना दिया है इसे पैसिव। पैसिव का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ने इस काम को नहीं किया बल्कि इस काम को उसके ऊपर किया गया। अगर आप लोगों ने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंस की वीडियोस मेरी नहीं देखे हैं तो उसके लिंक को मैं इस वीडियो में नीचे शेयर कर लूँगा, उसे देख जरूर लीजिएगा क्योंकि तभी ये समझ पाएंगे आप। अगर आपको कुछ नहीं आता तब के लिए बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा। पहले जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है।
जो सम्मान है वो सारे के सारे सम्मान के बावजूद भी, तो कौन सा सम्मान, वो रिस्पेक्ट जो ऑनर दिया गया उसे, दैट वर हीप्ड अपॉन हिम, जो उसे दिया गया, जो सारा का सारा सम्मान उसे दिया गया, किसको दिया गया, पॉस्चर, एक पर्सन है कोई। रिमेन मतलब होता है मेंटेन ए स्टेट, मतलब किसी स्टेट को मेंटेन रखे रहना। जैसे मैं आपको समझा दूं, रिमेन ये एक अच्छा वर्ब है, इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक वर्ब होता है रिमेन, रिमेन का मतलब होता है मेंटेन ए स्टेट, मेंटेन अ, इसे बढ़िया से समझिएगा आप लोग, ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ये वर्ब ग्रामर में भी काम करेंगे। मेंटेन ए स्टेट का मतलब ये रहा कि जिस स्टेट में आप पहले थे उसी स्टेट में अभी भी हैं। एक होता है गेट और होता है बिकम, इसका मतलब होता है, या टर्न ले लें, टर्न, इसका मतलब होता है चेंज ए स्टेट, चेंज अ स्टेट, किसी स्टेट को बदलना, अवस्था परिवर्तन जिसे कहते हैं। ये रिमेन के साथ साथ और भी वर्ब्स हैं, उसे भी लिख लें आप। स्टे हो गया आपका, ये दोनों का मतलब, या कीप लिख लें। इन तीनों ही वर्ब, कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स तीनों के मतलब वर्ब्स दिए रहते हैं, तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए किस वर्ब की मीनिंग क्या है, तभी तो आप उसे कायदे से यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने बोला गेट बिकम टर्न, इनका मतलब है चेंजेस स्टेट। अच्छा, सिर्फ बी लिखा, बी का मतलब क्या, इज, एम आर, वॉज, वर, इसका मतलब होता है सिर्फ स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। यानी जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, आप बेहतर समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। मैंने लिखा ही रिमेन्ड, पास्ट का ही लिख लेते हैं, साइलेंट, ही रिमेन्ड साइलेंट। दूसरा मैंने लिखा, या ही रिमेन्ड हैप्पी कर देते हैं, ही रिमेन्ड हैप्पी, तीनों में सेम हो जाएगा ना ऐसे, हैप्पी। ही बिकेम या ही गॉट हैप्पी, यहाँ पे आप समझ लेंगे इजी, तो वहाँ समझना आसान होगा। मैंने लिखा है ही वॉज हैप्पी, ये बी की फॉर्म आ गई यहाँ पर, हैप्पी। आप देखें, अगर इन तीनों एग्जाम्पल की बात करूँ तो रिमेन का मतलब ये है कि जैसा पहले था वैसे भी। मैंने किसी को बोला कि ही रिमेन्ड हैप्पी, ही रिमेन्ड हैप्पी का मतलब ये है कि वो जिस वक्त बोला गया उस समय तो हैप्पी था ही, उसके पहले भी हैप्पी था। बिकेम हैप्पी का मतलब ये निकला कि जिस भी वक्त हमने बोला कि वो हैप्पी हो गया, तो बिकेम हैप्पी का मतलब क्या, हो खुश हो गया, यानी कि पहले खुश नहीं था। ही वॉज हैप्पी का मतलब पहले क्या था हमको उससे मतलब नहीं, बाद में क्या होगा मैं उससे मतलब नहीं, वो जिस समय हैप्पी था हम सिर्फ उस स्टेट की बात करते। इसका मतलब है कि उसी वक्त हैप्पी था, पहले था कि नहीं था इसका कोई जिक्र नहीं। इसका ये मतलब है कि पहले हैप्पी नहीं था, बाद में हैप्पी हो गया, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से हैप्पी हो गया। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी हैप्पी था, अभी भी हैप्पी है। तो ये तीनों बातें दिमाग में रखिएगा। तो अब हम आते हैं जरा यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि इन स्पाइट ऑफ जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो अगर इन स्पाइट ऑफ आपने यहाँ यूज किया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट है, फिर यहाँ पर भी होगा, तो इसे समझिएगा आप। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स दैट वर हिप्ड अपॉन हिम, मतलब कि सारा जो भी रिस्पेक्ट उसको दिया गया, जो भी सब कुछ दिया गया उसको, उसके बावजूद भी पॉस्चर रिमेन्ड अ सिंपल मैन, मतलब कोई एक सिंपल मैन ही रहा। मतलब जैसे कोई इंसान हो, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, बहुत ज़्यादा उसको स्टार वाली फीलिंग करा दें कि यस यू आर अ बिग स्टार, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। कई लोग होते हैं कि उनमें बदलाव आने लगता है, वो खुश होने लगते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, वो उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर बदलने लगता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ये सब कुछ हुआ, ह्यूमन नेचर है। खुशी, अगर आपको कोई बहुत तारीफ अगर आपको करता है, बहुत सम्मान देता है, तो एक चेंज इन नेचर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पॉस्चर कोई पर्सन है रिमेन्ड अ सिंपल मैन। मतलब जब किसी को कोई, रिमेन का मतलब मैंने अभी बताया ना कि पहले भी था बाद में भी वही है। अच्छा, रिमेन हम तब यूज करेंगे जब एक्सपेक्टेड हो वहां पर कि कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। तो इन स्पाइट ऑफ लिखा कि इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इतने ज्यादा ऑनर मिलने के बावजूद भी, यानी कि जब ऑनर मिलेगा तो कुछ तो चेंज होना ही चाहिए इंसान में, ऐसा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। वो फिर भी वैसा ही रहा, मतलब कि पहले भी जब तक उसको ये रिस्पेक्ट ऑनर नहीं मिला था तब भी वो सिंपल मैन ही था, बाद में भी वो सिंपल मैन ही रहा। अब यहाँ लिखा है हार्ट। अब देखिए यहाँ पे हार्ट के साथ ये कुछ प्रेपोजिशन यहाँ पे लिखे हैं, पहले वाले ब्लैंक पे हमें भरना है, यहाँ पे फिल करना है, बाई, एट, ऑन, इन, ये 4 प्रेपोजिशंस हैं। तो हार्ट के साथ ऑन और इन प्रेपोजिशन लगा करके कोई नया वर्ड तैयार नहीं होता है, ठीक है। हार्ट के साथ आप बाई भी लगा सकते हैं, हार्ट के साथ आप एड भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। मैं थोड़ा यहाँ बता दूं आपको इसे, ताकि आप बढ़िया से इसे पढ़ लें। जैसे आपने बोला बाई हार्ट, बाई हार्ट,
तो बाय हार्ट एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। इस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है रिमेंबरिंग एग्जैक्टली, रिमेंबरिंग एग्जैक्टली। एट हार्ट का मतलब क्या होता है? एट हार्ट, एट हार्ट भी देख लीजिए, टू बी नेचुरल, टू बी नेचुरल। मैं समझाता हूं क्या ये। जैसे कई बार आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन सुना होगा, लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट। लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट मतलब इन वर्ड्स को याद कर लो, बिल्कुल जैसे है वैसे याद कर लो, ठीक है। एट हार्ट का मतलब क्या है? टू बी नेचुरल। टू बी नेचुरल का मतलब यहां पे ये है कि जैसा आप दिख रहे हैं, मतलब आपका जो ओरिजिनल स्टेट है, बिल्कुल आप उसी ओरिजिनल स्टेट में हैं। समझ में आई बात? जैसे मैंने बोला कि माई फादर सीम्स स्ट्रिक्ट, मेरे पापा देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट ही इज अ सिंपल पर्सन एट हार्ट। ही इज अ सिंपल पर्सन एट हार्ट का मतलब क्या है कि वास्तविक रूप से जो वो हैं वो बड़े सिंपल है, वो देखने में बड़े हार्ड लगे, मतलब हार्ड लगे देखने में, स्ट्रिक्ट लगे। मतलब क्या हो गया? इनफैक्ट वो बहुत ही सिंपल पर्सन है। तो यहाँ पे कुछ याद करने की बात नहीं हुई, यहाँ पे किसी पर्सन के वास्तविक रूप की बात हुई है कि बहुत ज़्यादा उसे ऑनर मिला। उस ऑनर को मिलने के बावजूद भी वो जो बंदा है वो सिंपल पर्सन रहा, इनफैक्ट मतलब बिल्कुल ही सिंपल पर्सन रहा। तो यहाँ पे जो हार्ट लिखा है इसके साथ हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ यूज़ करेंगे एट का। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला वाला जो ब्लैंक है समझ में आया होगा। अच्छा, मेरा पर्पज़ सिर्फ ये ब्लैंक्स को फिल करना नहीं है, ये तो आप तुक्का मार लेंगे, गेस कर लेंगे तब भी होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है तो ये कैसे हुआ है ये आप अच्छे से समझ में। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले इस पे पेज पे आते हैं, स्लाइड पे। देखिए दूसरा क्या है, पहला तो हो गया परहैप्स द मेमोरीज ऑफ हिज बॉयहुड। ये बॉयहुड का मतलब क्या होता है? लड़कपन, जब वो लड़का हुआ करता, स्टेट ऑफ बीइंग अ बॉय, लड़कपन। परहैप्स मतलब पॉसिबिलिटी, इसे हिंदी में कहते हैं शायद। द मेमोरीज जो यादें हैं उसके लड़कपन के दिनों की, लड़कपन के दिनों की जो शायद जो यादें हैं, आगे है कॉमा, व्हेन ही द फैमिलियर सीन्स ऑफ हिज बर्थ प्लेस। फैमिलियर मतलब जिस चीज को वो जानता हो, जिसके बारे से जिससे जुड़ा हुआ हो। सीन्स मतलब हो गया दृश्य ऑफ हिज बर्थ प्लेस, उसके जन्म स्थान का जो भी दृश्य है, जो फैमिलियर दृश्य है। अब वो ही के साथ वहां क्या किया होगा? देखिए इस कॉमा के पहले यहाँ पे कहीं कोई वर्ब नहीं आया है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो एक वर्ब यहाँ पे चाहिए। अब हमें जानना है कि वो वर्ब कौन सा होगा। ड्रॉन, देखिए ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म होता है, ड्रिव सेकेंड फॉर्म होता है और ड्रॉन थर्ड फॉर्म होता है। कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपने उसे एज अ वर्ब यूज किया है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। तो यहाँ पे वर्ब ही चाहिए हमें, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो ड्रॉन हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात कि ही एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं तो एस से ईएस लग के आती है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म लिखा है बिना एस से ईएस से कट गया, ये बन गया एस से ईएस वाला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब या तो ड्रीव होगा जो कि सेकेंड फॉर्म है, या तो ड्रॉज होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लिखा हुआ है पास्ट, अगर वो पास्ट है तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा गया है ये भी पास्ट होना चाहिए, तो प्रेजेंट हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ड्रीव। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा? व्हेन ही ड्रीव। ड्रॉ मतलब होता है कि जो खींचना। When he drew the familiar scenes of his birthplace, मतलब जब उसको याद आया, क्या आया? जो फैमिलियर शायद चीजें उसको बचपन के जो फैमिलियर सीन्स है उसे याद आई होंगी, कुछ वैसा। एंड क्या लिखा गया यहाँ पे? एंड द टू बी द ग्रेट आर्टिस्ट। आगे देखते हैं इसमें, आगे वाले में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कर दे रहा हूँ, ये एट हार्ट है। एट हार्ट का मतलब कि बिल्कुल उसके नेचुरल स्टेट में होना। ही यहाँ पे दिया गया है ड्रिव, जो कि जब चीज़ें उसको याद हैं, शायद ऐसा कुछ हुआ हो, उसको याद आया वो सारी बातें। यहाँ पे दिया गया कि उसको बहुत ज़्यादा ऑनर मिला, ऑनर के बावजूद भी वो सिंपल मैन ही रहा, बिल्कुल सिंपल रहा। ऐसा क्यों हुआ? शायद उसको बचपन की चीज़ें याद आई, जब वो बहुत नॉर्मल इंसान रहा हो। होता है ना कि जब इंसान काफ़ी सफलता पाता है तो कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि उन्हें अपनी औकात को, कि किस औकात के हैं वो, ताकि वो उड़ने न लगें, वो उसे किसी ढाबे में जाकर खाना खाने लगते हैं, किसी छोटी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे लोग उसे न पहचानते हैं, ताकि वो उड़े न ज़्यादा। तो वही चीज़ यहाँ बोला, शायद उसको बचपन की कुछ चीज़ें याद आई हों। और क्या लिखा गया है? द के बाद इन्हीं में से कोई एक लगाना है हमें। टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, टू बी का मतलब क्या हो गया? होना, बनने का। क्या? अ ग्रेट आर्टिस्ट, एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट, बहुत ही महान आर्टिस्ट। नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं का मतलब नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। होली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से लेफ्ट हिम, यानी
जो बनने का था, क्या बनने का था? एक ग्रेट आर्टिस्ट। तो ग्रेट आर्टिस्ट बनने का यहां पे क्या थी, वही आपको लगाना है। वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, मतलब कि उसने कभी छोड़ा ही नहीं। आगे यहां पे क्या दिया हुआ है? लोदिंग, ये आईएनजी फॉर्म है। लोद एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, घृणा। मान लेते हैं, लिख दिया यहां पे हेट्रेड फीलिंग, टू हेट। अगर वर्ब के केस में आप लेके चलें तो ये बन जाएगा टू हेट। विश मतलब किसी के लिए विश करना, किसी को अभिवादन करना, किसी को नमस्ते बोलना, या किसी के लिए शुभ कामना करना। गुडविल लिख देता हूं शॉर्ट में, गुडविल, अच्छी इच्छा रखना किसी के लिए, इच्छा हो गया ये। इचिंग मतलब हो गया खुजली, टू स्क्रैच लाइक दिस। लॉन्गिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मतलब होती है लालसा, डिजायर। डिजायर समझते हैं आप लोग? लालसा, डिजायर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ जरा फिट करके देखिए तो क्या होगा, फैमिलियर सेंस थे कि उसका जो था ग्रेट आर्टिस्ट बनने का क्या था? ग्रेट आर्टिस्ट बनने की घृणा थी, ग्रेट आर्टिस्ट बनने की गुडविल थी, मतलब किसी के लिए अच्छी कामना। यहाँ गुडविल का मतलब ये है। इचिंग का मतलब खुजली थी उसको, या फिर गुड आर्टिस्ट बनने की लालसा थी, डिजायर थी, जाहिर सी बात है डिजायर थी। तो यहाँ पे डिजायर का सेंस लेकर के आना है, तो वो वर्ड है आपका लॉन्गिंग। ये एक नाउन है, इसका मतलब लालसा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी समथिंग। तो ये भी क्लियर होगा, लेफ्ट हिम। अब आगे देखते हैं, आगे आसान होते हैं, आप जब इन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आएंगी चीजें। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा, एक ही दिन में आप इसे समझ जाएं, वीडियो को एक बार ही देखें आपको समझ में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। समझ में आई बात? आपको इसी वीडियो को बार बार देखनी पड़ेगी, 2 बार 3 बार जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद होंगी। जब बहुत सारे वर्ड्स याद होंगे, बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर ही याद हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आपको आने लगेंगी। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। एक बार जरा फिर से फिल इन द ब्लैंक कर दूं मैं। यहाँ पे ये एट हार्ट है, यहाँ पे ही ड्रीव था, देखिए मुझे याद हो गया अभी करते करते। यहाँ पे क्या था? लॉन्गिंग, मतलब लालसा, लालसा के लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डिड अ ग्रेट आर्टिस्ट, अब डिड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अ ग्रेट आर्टिस्ट बट आफ्टर हिज 16th ईयर, मतलब ग्रेट आर्टिस्ट हुआ। अब क्या इन्हीं में से एक लगाना है, बिकम्स लगाएं, बिकमिंग लगाएं, बिकेम लगाएं, या फिर बिकम लगाएं। एक बात तो क्लियर है कि डिड लगा हुआ है तो फिर ये बिकेम नहीं हो सकता, जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एक बात और क्लियर है कि अगर डिड लगा हुआ है, डिड के साथ आईएनजी फॉर्म भी नहीं आ सकता। तो डिड के साथ लगाएं क्या? बिकम्स लगाएं या बिकम लगाएं, इस बात को मैं समझाऊंगा। तो इसके लिए मैं एक नया पेज लेता हूं, इस पे समझाता हूं। देखिए है क्या, आप लोगों ने हिंदी का एक सेंटेंस देखा होगा, मैं जाता हूं। मान लेते हैं ऐसे बोला आपने, मैं जाता हूं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गो। एक और सेंटेंस सुना होगा आप लोगों ने, मैं जाता तो हूं। इसको क्या बनाएंगे आप? आई डू गो। इसे क्या बनाएंगे? आई डू गो। एक और सेंटेंस बना लेते हैं पास्ट के लिए, मैं गया। ये क्या बनेगा? आई वेंट। पास्ट है, सेकेंड फॉर्म देखो, मैं गया तो था, मैं गया तो, या फिर मैं गया तो था, दोनों में कुछ ही बोले आप। ये बनेगा आई डू गो। मैं आपको समझाता हूं इसे आखिर ये है क्या। ये जो हिंदी में आप लोग सेंटेंस बोलते हैं, मैं गया तो, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा आप। ये जो तो लगा हुआ है, इस तो का मतलब होता है स्ट्रेस। व्हाट डज दिस मीन? स्ट्रेस, यानी कि एम्फेसिस। एक मिनट, एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या हो गया? दबाव, या किसी बात को जोर दे करके बोलना। जैसे आपने बोला कि मैं जाता हूं कि सिंपल सेंटेंस है, आगो जाता तो हूं, कितनी बार बोलूं तुमको, गया तो था मैं वहां पे, जाता तो हूं, करता तो हूं। तो ये क्या आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं? तो अगर एम्फेसाइज करके हिंदी में सेंटेंस इस तरीके से आप बोलना चाहते हैं, तो जिस भी टेंस का सेंटेंस रहेगा उसी को आप हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे यहाँ पे। जैसे कि आई के साथ डू लगता है, डू लगा दिया, और फिर वर्ब की बेस फॉर्म लगा देंगे। बेस फॉर्म का मतलब प्लूरल फॉर्म। वैसे यहाँ पे मैं गया, आई वेंट, नॉर्मल, मैं गया तो, अरे गया तो था। तो इसके लिए अच्छा, ये गया तो था, तो डू गलत है यहाँ पे, पास्ट है ना, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डिड। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? डिड लगाना पड़ेगा। और डिड के साथ हमें पता है कि वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म में आती है। ये गो इसलिए नहीं लगाया गया है आपको क्योंकि यहाँ पे आई आया हुआ है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि डू डज डिड के साथ जब भी कोई वर्ब आती है तो अपने बेस फॉर्म में ही आती है, प्लूरल फॉर्म में आती है वो, इसलिए। तो मैं गया तो था, तो इसका क्या मतलब? स्ट्रेस दे करके बोला गया कि आई डिड गो। आई डिड गो का मतलब, अच्छा स्ट्रेस कैसे पता चलेगा? ये इसी पे लगाना है,
जो डू और डज के फॉर्म हम यूज़ करते हैं उसी के साथ। तो गया तो, अब आते हैं पीछे हम, यहाँ दिया गया आपका डिड आ गया तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ये तो चला ही गया, बन क्या गया आपका बिकम, यानी सेंटेंस आता ही डिड बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, वो ग्रेट आर्टिस्ट तो बना, ऐसे हम बोलते हैं ना यार, मेहनत किया, लगा रहा, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन ग्रेट आर्टिस्ट तो बना, वो बना तो था ही, ग्रेट आर्टिस्ट बना, जैसे बोले हिंदी में आपको स्ट्रेस देके बोला गया, ग्रेट आर्टिस्ट तो बना, बट लेकिन आफ्टर हिज 16th ईयर, मतलब जब 16 साल हो गए, ही 5वें में आते हैं, ही। आइए जरा देखते हैं, इसमें भी मैं पूरा ब्लैंक्स पहले कर दूं। एट हार्ट का मतलब इनफैक्ट, बिल्कुल जो उसका सही रूप है, नेचुरल, ये ड्रीव हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या था, लॉन्गिंग था ना, ये CPO-SI मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, ये 2019 का पूछा हुआ। ग्रेट आर्टिस्ट नेवर हु लेफ्ट हिम, ठीक है, ही डिड बिकम भी आ गया, बहुत बढ़िया, तो आसान होता चला गया, ग्रेट आर्टिस्ट। बट आफ्टर हिज 16th ईयर, जब 16 साल हुए, ही क्या लिखा, रिलीज का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को फ्री कर देना, टू सेट समबडी फ्री, या कोई मूवी वगैरह सामने लेकर के आना, टू सेट समबडी फ्री। डिस्चार्ज करना मतलब किसी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना, मतलब कोई पेशेंट वगैरह है आपका, वो पेशेंट वगैरह को जब सही हो गया तो डिस्चार्ज कर दिया गया है वहाँ से। डिस्चार्ज मतलब कोई गैस वगैरह, कोई लिक्विड वगैरह डिस्चार्ज करना, मतलब निकालना, वो भी होता है। एक्सपेल का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल और कंट्री, मतलब निष्कासित कर देना, निष्कासन करना। अबैंडन का मतलब होता है गिव अप, मतलब किसी चीज को त्याग देना। अबैंडन का मतलब क्या निकल गया, गिव अप। अब इसका मतलब क्या निकल गया, किसी चीज को त्याग देना। तो ये बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है, समझिएगा इसे आप। बट आफ्टर हिज 16th ईयर, ही 16वां साल आया, फिर क्या हुआ आपका, ब्रश, अब यहाँ पे क्या कर दिया उसने, अपने ब्रश को मुक्त कर दिया, हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, या फिर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, या त्याग दिया। मतलब कि जो उसका ब्रश था जिससे वो कोई काम क्या करता था, ब्रश किस काम में आता है, तो उसको उसने अबैंडन कर दिया। क्या कर दिया, अबैंडन मतलब त्याग दिया। समझ में आ गई बात। तो यहां तक तो मुझे लगता है कि आपका आसान हो गया ये। इन स्पाइट ऑफ ऑल, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स दैट वर हीप्ड अपॉन हिम, मतलब जो कुछ भी सम्मान उसको दिया गया उसके बावजूद भी, पास्चर रिमेंड, वो क्या रहा, एक सिंपल मैन रहा एट हार्ट। हार्ट मतलब बिल्कुल दिखावा नहीं था, बिल्कुल वो सिंपल मैन ही बना रहा। आगे देख लीजिए यहाँ पे, शायद ऐसा क्यों रहा बताया जा रहा है, शायद उसको अपने लड़कपन के दिनों की बातें याद आ गई, है ना, जब उसको याद आए फैमिलियर सीन्स, कहाँ की, बर्थ प्लेस की, और उसकी जो लालसा थी एक ग्रेट आर्टिस्ट बनने की, शायद वो पूरी तरीके से कंप्लीट, मतलब खत्म नहीं हुई थी, वो थी उसके पास हमेशा। ही डिड बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, वो ग्रेट आर्टिस्ट तो बना, बट आफ्टर हिज 16th ईयर, जब 16वां साल हुआ, ही अबैंडन्ड द ब्रश फॉर एवर, तो जो ब्रश था ग्रेट आर्ट जिससे वो अपना किया करता था जो भी काम, उसको उसने त्याग दिया, मतलब उसको लेना छोड़ दिया। अब यहाँ दिया हुआ है कि ही पुट हिज सोल एंड एनर्जी। आते हैं अगले वाले पे, तो मैं काम करता हूँ, पहले फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आसान हो जाए। एट हार्ट ड्रेव द फैमिलियर सीन्स ऑफ हिज बर्थ प्लेस एंड द longing to be a great artist never wholly left him. He did become great artist बना तो, but after his 16th year he past चल रहा है ना सब, तो ये abandoned the brush forever. He put his soul and energy, ब्लैंक के 4 यहाँ पे लगाने हैं आपको, inside, over, among and into. इनसाइड का मतलब ये होता है जब बाहर से अंदर आने का सेंस हो, तो यहाँ बाहर से अंदर आने का सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है आपका कि ही पुट हिज सोल, अपनी आत्मा और पूरी ऊर्जा लगा दिया, किसमें लगा दिया, काम में। तो आपको एक फ्रेज होता है वो बता दूं मैं आपको, पुट योर सोल एंड एनर्जी, पुट योर सोल एंड एनर्जी, है ना, ये होता है आपका इंटू समथिंग। पुट योर सोल एंड एनर्जी इंटू समथिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पूरी ताकत, मतलब पूरा जितनी कोशिश कर सकते हैं, पुट योर ऑल एफर्ट, सब में लगा दिया। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि इंटू आया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा कि ही पुट हिज सोल एंड एनर्जी इंटू हिज वर्क। इंटू हिज वर्क का मतलब
पूरा का पूरा अपनी ताकत, पूरा एफर्ट उसने लगा दिया अपने काम में। एंड इट वाज दिस वेरी एनर्जी। अच्छा, ये जो वेरी यहाँ पे दिया गया है ये एडवर्ब वाला वेरी नहीं है, ये इम्फेसाइजर भी होता है। जैसे कि वेरी और ओन, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बात को जान लें, वेरी और ओन ये दोनों इम्फेसाइजर भी होते हैं, मतलब जोड़ देने के लिए किसी नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं इन्हें। यहाँ पे इसका मतलब होता है वही, अरे ये तो वही एनर्जी, बोलते हैं ना, अरे ये तो वही लड़का था, दिस इज द वेरी बॉय। अरे ये तो वही टॉपिक है, दिस इज द वेरी टॉपिक। अरे ये तो वही मूवी है, दिस इज द वेरी मूवी। तो यहाँ पे ये मतलब है कि पूरी एनर्जी उसने लगाया अपने काम में। अब हुआ क्या कि ये वही एनर्जी थी बिल्कुल, दैट इन द एंड, जो कि अंत में क्या हो गया, हिम आउट। तो इसमें देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको काफी हद तक याद हो गया होगा ये क्या कर दिया। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहीं पे लिखता हूं कुछ, या एक काम करता हूं, नया स्लाइड ले लेता हूं। एक तो है लेट आउट, दूसरा है ब्लो आउट, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। तीसरा है वेयर आउट, और एक है कट आउट। कट आउट, ये सब के सब है। लेट आउट का मतलब क्या होता है, टू अटर अ साउंड। टू अटर, अटर मतलब कोई आवाज निकालना, लेट आउट का मतलब टू अटर अ साउंड और क्राई, किसी तरह की विचित्र आवाज निकालना, इज कॉल्ड टू लेट आउट। ब्लो आउट का मतलब टू पुट आउट, बुझा देना। टू पुट आउट, बुझा देना के लिए हम यूज करते हैं ब्लो आउट। आगे दिया है वेयर आउट। वेयर आउट का मतलब किसी चीज को इतना ज्यादा यूज कर लेना कि वो खराब हो जाए, है ना, मतलब एग्जॉस्ट कर देना। या फिर वेयर आउट का मतलब एक तरीका मैंने बताया याद करने का, टू एग्जॉस्ट, टू एग्जॉस्ट समवन, एकदम थका देना पूरी तरह से। कटआउट का मतलब ये हो गया कि कोई काट के अलग कर देना, किसी चीज़ को, जैसे पेपर हो गया या कोई चीज़ हो गई, उसे काट करके अलग कर देना, एक अलग शेप देना, उसे कहा गया कटआउट। तो ये सारी की सारी मीनिंग्स यहाँ मैंने लिखी हैं, ये फ्रेजल वर्ब से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ये दिया हुआ है कि एंड इट वाज दिस वेरी एनर्जी, पूछ की पूरी की पूरी जो ये एनर्जी थी वो इन द एंड उसको क्या कर दी, उसको बुझा दी। बुझाने के लिए जैसे कि दिया वगैरह जला ना, हवा से बुझा देना इसके अंदर ब्लो आउट, तो वो तो है नहीं, यहाँ पे तो हो नहीं सकता। उसकी पूरी की पूरी एनर्जी काट के उसको अलग कर दी, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे लेट आउट मतलब एक अलग तरह की आवाज़ निकालना, ये तो है नहीं कि अलग तरह की आवाज़ निकालने लगा हो। थका दिया, वर आउट। वेयर होता है ना, वेयर, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है पहनना, ये पहनना होता है। वर होता है थर्ड फॉर्म, इसका होता है वर्न। ये बन गया आपका। तो वे वर आउट यहाँ पे लिखा है कि उसकी जो जो ये एनर्जी थी वो पूरी की पूरी एनर्जी एंड में क्या हुई कि उसको पूरी थका दी, मतलब कि वो ऊब गया, अब उसके काम करने के अंदर कोई लालसा नहीं बची। ये रहा फॉर हिम, उसके लिए क्या था, ईच सफरर। सफरर समझते हैं आप, सफरर जो सफर करे, जो पीड़ित हो, उसके हिसाब से क्या मानता था वो कि जो भी पीड़ित हैं वॉज, वो थे। आगे देख लेते हैं, थोड़ा इधर आते हैं। वो क्या थे, मोर देन अ केस। मोर देन अ केस, कैसा केस, एब्सोल्युटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है आपका एग्जैक्टली, कंप्लीटली। जैसे आप बोलते हैं ना, इसके बाद एक एडजेक्टिव आना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आया नहीं, बोलते ना एब्सोल्युटली राइट। तो एब्सोल्युटली राइट अगर बोला तो इधर तो एडजेक्टिव है नहीं, नाउन आ गया है, तो फिर ये तो हो नहीं सकता। बट एक कंजंक्शन है वो यहाँ आएगा नहीं, ये हट गया। अब बचा एग्जैक्टली। एग्जैक्टली है ना, यू रीच द स्टेशन एग्जैक्ट एट एग्जैक्टली द राइट टाइम। तो एग्जैक्टली इंफेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक एडवर्ब होता है जो कि यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो सेंस आ रहा है आपके लिए ओनली का, ओनली, ये भी एक इंफेसाइजर, ये नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दिया गया है कि उसके हिसाब से जो भी पीड़ित थे वॉज मोर देन अ केस, मतलब सिर्फ एक केस ही नहीं हुआ करते थे, उस केस से कहीं ज्यादा थे। कैसे केस, दैट वॉज टू बी क्योर्ड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको कि सही करना ही था। क्योर मतलब होता है उपचार करना, जिसका उपचार किया जाना था। ही लुक्ड अपॉन, देखिए लुक्ड अपॉन एंड लुक ऑन, ये दोनों के दोनों फ्रेजल वर्ब होते हैं। पेपर में आया हुआ है, लिख देता हूं इसे मैं, यह काम करता हूं ना, नए पे लिख देता हूं। जैसे एक तो हो गया आपका लुक अपॉन या लुक ऑन, एक हो गया लुक एट, एक हो गया लुक, फिर बनेगा लुक इनटू, फिर हो जाएगा लुक फॉर, एक और लिख देता हूं लुक आफ्टर, एक और लिख देता हूं लुक डाउन,
अपॉन, अब देखिए है क्या। अगर मैंने बोला लुक ऑन एंड लुक अपॉन, तो इसका मतलब होता है टू कंसीडर। कंसीडर, अगर मैंने सेंटेंस बोला कि आई लुक्ड ऑन हिम एज अ फ्रेंड, मतलब उसको मैंने एक दोस्त की तरह से कंसीडर किया, मैंने उसके बारे में एक दोस्त के तरीके से उस पर देखा। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, अच्छी चीज है, आइए आगे देखते हैं। लुक एट का मतलब देखना होता है हिंदी में, इसे हम बोलते हैं टू सी। लुक का मतलब होता है दिखना, दिखना मतलब टू अपीयर, दिखाई देना, नॉट देखना। लुक इनटू का मतलब होता है टू एग्जामिन, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च, यानी खोजना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये सब याद करने हैं आपको फ्रेजल वर्ब्स, ये याद रहेंगे, काम आसान हो जाएंगे, धीरे धीरे आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। देखभाल करना यानी कि टू टेक केयर ऑफ। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा, टू ह्यूमिलिएट, अपमान करना किसी का। टू पुट समबडी डाउन, टू बिलिटिल समबडी, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट समबडी, ठीक है। तो अभी हम इधर आते हैं, क्या एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 8 था ना, देखते हैं ब्लैंक नंबर 8। ये क्या रहा आपका कि ईच सफर, जो भी पीड़ित है, मोर देन जस्ट अ केस दैट वाज टू बी लुक्ड, ये तो हो गया था। ही लुक्ड अपॉन द अगेंस्ट, 9 में आना है ना, आइए देख लेते हैं इसे, 9 में आते हैं। 9 में क्या है, फाइट है, राइवलरी है, म्यूटनी है, स्कफल है। इसका मतलब ये होता है आपका एन अनऑर्गेनाइज्ड फाइट, मतलब एक हाथापाई जिसे कहते हैं आप, हाथापाई, झड़प जिसे कहते हैं, हाथा पाई, इसे हम बोलते हैं झड़प। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह समझते हैं, कौन वाला विद्रोह, ये वो वाला विद्रोह है जब जनरली सोल्जर्स के केस में होता है कि जब वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं, विद्रोह कर ले जाते हैं। राइवलरी का मतलब होता है कंपटीशन वगैरह में जो अपोनेंट्स फाइट करते हैं आपस में, प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा कर देते हैं, इसे ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। ये फाइट का मतलब झगड़ा भी होता है, दोनों होता है, देख लेते हैं इसे, आसान है, बहुत टफ नहीं है। झगड़ा भी होता है, संघर्ष भी होता है। संघर्ष बोले तो स्ट्रगल है ना। देखिए अब यहां मैंने बोला ही लुक्ड अपॉन द, क्या लगाया, विद्रोह। हाइड्रोफोबिया समझते हैं, हाइड्रस का मतलब वाटर होता है, फोबिया का मतलब डर होता है, डर किसी चीज का डर, तो पानी का डर। हाइड्रोफोबिया मतलब हो गया पानी का डर। ही लुक्ड अपॉन द अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया एज अ बैटल, देखिए एज अ बैटल आ गया। एज अ बैटल का मतलब कि हाइड्रोफोबिया के खिलाफ क्या था, उसको एक जंग के रूप में देखा। हाथापाई नहीं, विद्रोह नहीं, राइवलरी नहीं, संघर्ष हाँ। मतलब हाइड्रोफोबिया के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसके जो संघर्ष था, उसको एक बड़े युद्ध के रूप में उसने कंसीडर किया। एंड ही वॉज डैश, यहां पे कुछ लगाना है, टू विन एट एनी, ही वॉज डैश टू विन एट एनी कॉस्ट। अब इसे मैं एक लगाना है, समझिए इसे। डिवेलप का मतलब क्या हो गया, किसी चीज का विकास करना, वो तो वहां पे होगा, नहीं वॉज डिवेलप, काट दीजिए। डिवाइस का मतलब किसी, डिवाइस एक वर्ब है, इस वर्ब का मतलब होता है किसी काम को करने का नया तरीका निकालना। तो ये पैसिव बन जाएगा, अगर आप इसको लगाएंगे ना तो ये वर्ब होता है, तो ये कट जाएगा। ये एडजेक्टिव है, डिसाइडेड भी वर्ब है, तो ही वॉज डिसाइडेड मतलब उसी को डिसाइड किया गया, पैसिव, तो गलत हो जाएगा ये। डिटरमाइंड एक एडजेक्टिव है, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, टू बी फॉर्म टू डू समथिंग, यानी डिटरमाइंड टू विन। डिटरमाइंड मतलब क्या, एकदम दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे करना ही है, तो जो सही आंसर आएगा इसका डिटरमाइंड आएगा। समझ में आई बात। एक बार एक काम करता हूं कि इसका मैं पूरा यहां भर देता हूं, जो भी ब्लैंक्स हैं, दैट आई एम गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स। एट हार्ट, यहां पे मैं इसे लगा देता हूं कि ही ड्रीव, देखिए मुझे याद हो गया करते करते अभी। इसके बाद मैं यहां पे लगा देता हूं द लॉन्गिंग, जो भी ब्लैंक्स हो। इसके बाद फोर्थ में ही डिड बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। फिर इसके बाद 16th ईयर ही अबैंडन्ड, अबैंडन्ड हो गया। इसके बाद ही पुट हिज सोल एंड एनर्जी इनटू हिज वर्क। देखिए कुछ बातें याद रहेंगे, बड़े इजीली कर लेंगे आप। आगे आगे आइए। एंड इन द एंड वर हिम आउट, मतलब उसको उसने पूरी तरीके से थका दिया, यानी कि पूरे उत्साह को खत्म कर दिया। मोर देन जस्ट अ केस, सिर्फ केस से कहीं ज्यादा था।
लुक्ड अपॉन द फाइट, फाइट का मतलब यहां पे संघर्ष है, आगे डिटरमाइंड हो गया। ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्लोज टेस्ट देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं हट जा रहा हूं, आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो आपको इसे धीरे धीरे पढ़ना है। वीडियो को देखने के बाद वीडियो लगी कैसी, आपको एक कमेंट करके जरूर बताना है, आपका फीडबैक, बिकॉज आपके जो फीडबैक है वही हमारे लिए मोटिवेशन, तब मुझे आइडिया रहेगा ना इसमें और क्या अच्छा किया जाए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।